तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की हमारी कहानी खूनी नदी। ये कहानी का सिलसिला एक ऐसे दौर पे स्टार्ट होता है जिसमें सिर्फ मृत्यु और मौत के सिवा और कुछ नहीं होता। एक ऐसी नदी है ये साल भर सूखा रहती है, पर जब इसमें पानी आता है तो पानी किसी काम का नहीं। और गलती से भी किसी इंसान से ये पानी टच हो गई तो वो इंसान, उसकी ज़िंदगी का वो दिन आखिरी होता है। ये नदी एक ऐसी मौत की नरक लोक से बहती है जहाँ पे सिर्फ श्राप और पाप के सिवा और कुछ होता नहीं है। तो गाइस, स्टार्ट करते आज की हमारी कहानी खूनी नदी। आखिर इसका सिलसिला कैसे जारी हुआ और ये नदी ये 500 लोगों की बलि क्यों लेती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी डरावनी भूतिया कहानी सिर्फ आपको मिलेगी हमारी यूट्यूब चैनल भैया जी पे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है सालिमापुर। सालिमापुर एक ऐसी गांव जो जंगल के निकट बसी थी, जहाँ पे खुशहाल परिवार, खुशहाल लोग रहा करते थे। सभी की ज़िंदगी, रहन सहन काफ़ी अच्छा चल रहा था। और ये नदी वहाँ से गुजरी हुई थी। ये नदी काफ़ी पतली, काफ़ी छोटी मालूम थी। लगभग 10 फीट का चौड़ाई था इसका, और लंबाई तो पता नहीं कहाँ तक। कहते हैं लोग कि घने जंगल से होकर के, जो गांव के निकट था जंगल, उससे होकर के जंगल की गहराई में जहाँ पूरा अंधेरा है, वहाँ नर्क लोक का द्वार है, और वहीं से ये नदी बह के आती है। लोगों का कहना सिर्फ यहीं तक नहीं था, और कई सारी और डरावनी बातों पे था, पर क्या सच्चाई ये किसी को मालूम नहीं। पर लोग बुजुर्ग कहते आए हैं कि नदी जब अपना रूप लेती है साल में एक सप्ताह, तो उस दिन ये नदी के सब दूर रहते हैं। कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी है, जब दूर दरार से कोई गांव में आता है और वहां से उस नदी को पार करके जाना चाहता है, और कई लोगों ने कोशिश की है शॉर्टकट मारने की, क्योंकि वहाँ की गांव में कोई पुलिया नहीं था। तभी अचानक ये पानी आ गया, और ये पानी ऐसा नहीं कि बहुत तेज आया, ये पानी बहुत ही धीमी गति से आती है, मानो सिर्फ पैर ही भींगा हो। पर जैसे ही पैर में पानी टच होता है, वो आदमी जल जाता है, और उसकी बॉडी की सारी खून पानी बन जाती है, और बाकी उसके शरीर के सारे हिस्से काले पदार्थ के रूप में बिखरे होते हैं। ये मंजर देख करके लोगों को रूह कांपती है, इसीलिए लोग दूर रहते हैं। पर यह कहानी का सिलसिला जारी रहता है। लोग बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि नदी जहाँ तक फैली हुई है, वो हर साल एक सप्ताह के अंदर 500 लोगों को वो अपनी ओर खींच लेती है। बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि ये 500 लोगों की बलि वो लोगों की गलती से नहीं, बल्कि नदी का ही रचा कहानी होता है, इसमें लोग आके फंस जाते हैं ये चक्रव्यूह में। ऐसी ही कहानी की स्टार्ट होती है 1966, जब देश में एक भुखमरी का टाइम था। लोग कहते हैं कि ये नदी का भयानक रूप 1966 में ही नज़र आता है, क्योंकि उस दौरान भुखमरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण था तो वह था जल। क्योंकि ना जल नदी में नहीं थी, तालाब में नहीं थी, और इससे कोई भी खेती बाड़ी कुछ भी नहीं होती थी, और लगभग सारे फल फूल सूख चुके थे। आखिरकार लास्ट लोग मजबूर होकर जंगलों में प्रवेश कर चुके, वहाँ पे प्लान हो चुके हैं जंगल की ओर, सारी अपनी ज़रूरत की वस्तु ले करके। उनका मुख्य कारण था कि जंगल की गहराई में कहीं जल का स्रोत मिल जाए, और उस स्रोत हो तो वहाँ हरा भरा हो तो हम कुछ दाने ले जाएंगे यहाँ से, उसे उपजा के वहाँ पे खेती हो सकती है। और लोग यही सोच करके उस घने जंगल की गहराई में चले जाते हैं। लोग धीरे धीरे करके उस घने जंगल में पहुँचते जा रहे थे। तभी मोहन कहता है कि भाई लोग,
हमने ध्यान नहीं दिया कि हम वो नदी, जो खूनी नदी है, जो हमारे गांव से बही है, कहीं वो नदी ना मिल जाए। वो कहते हैं अगर वो नदी मिल भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो पतली नदी है, हमें पता चल सकती है कि वो कौन सी नदी है। और जब हमारे गांव में सुखाड़ थी तो ये कंफर्म है कि यहाँ भी पानी ना हो, हमें बस चलना चाहिए। मोहन कहता है पर कहीं हमें वो नदी मिल जाए और हमने उससे जल उठा लिया तो दिक्कत हो सकती है। गांव वाले कहते हैं हम ध्यान देंगे, कोई भी नदी मिलने से पहले वो एक दूसरे को बताएगा, उसके बाद उस पानी का उपयोग करेगा। और तभी वो धीरे धीरे करके वो जंगल की गहराई में चले जाते हैं। जैसे जैसे वो जंगल में प्रवेश कर रहे थे, धीरे धीरे और अंधेरा आ रहा था और धीरे धीरे फाइनली एक ऐसा माहौल आ गया, एक ऐसी जगह जहाँ पे सुबह और रात दिन कुछ भी नहीं पता चलता था। 24 घंटा सिर्फ अंधेरा ही था। बस इतनी रोशनी थी कि वह किसी पेड़ में टक्कर खाए बिना जंगल में चल सकते थे। बस चलने के बाद लगभग 48 घंटे के बाद उन्हें फाइनली एक बहुत बड़ा खुला मैदान मिलता है जहाँ लगभग थोड़ी मोटी रोशनी आ रही थी। और वो जगह काफ़ी अच्छी महसूस हुई। बस वो चारों ओर देख रहे थे, कितनी हरियाली यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं जल जरूर होगा। और तभी उनको एक चौड़ी, बहुत ही बड़ी खूबसूरत नदी दिखती है जहाँ पे लबालब पानी भरा होता है। तो मोहन फिर से कहता है कहीं वो नदी तो नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गांव वाले कहते हैं तुम्हें तो पता है ना वो नदी कौन सी नदी है, वो तो काफ़ी छोटी और काली महसूस होती है। और ये तो देख रहे हो तुम, काफ़ी साफ पानी है यहाँ पे और काफ़ी बड़ी नदी है। ये शायद कहीं से कोई बड़ी नदी से जुड़ी होगी। वो नदी तो पानी भी खराब है। वो कहते हैं मैं समझ रहा हूँ, पर ये पानी क्या आप देख ही पा रहे होगे किस तरह भाप निकल रहा है। और माना पानी बाहर से साफ है, पर अंदर से ये भी, इसकी मिट्टी पूरी की पूरी काली है। कहते हैं ये मिट्टी काली नहीं हो सकती, उपज वाला मिट्टी है, काली मृदा। कहते जो भी हो, पर हम बिना परीक्षण के हम उसको यूज नहीं कर सकते। मोहन की बातों सुनकर सब हैरान हो गए। कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तू ही बता। कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें देखना चाहिए आगे जा कर के कि पानी आ कहाँ से रही है। तो गांव वाले इस बात पे सहमत नहीं होते। कहते हैं कि कोई भी नदी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं, हम यहीं पे रहेंगे। अगर तुम्हें रहना है पीना है तो पियो, वरना तुम समझो। और इतना कह के गांव वाले वहाँ पे अपनी छोटी छोटी लकड़ियाँ काट करके अपने छोटे छोटे घर बनाने लगते हैं ताकि बरसात धूप हमेशा बच सके। तभी अचानक कुछ लोग बांस ज़मीन में काटने के लिए, घर बनाने के लिए जब गड्ढा खोदते हैं तो उस खुदाई में उनको कुछ हड्डियाँ नहीं मिलती हैं। वो कहते हैं ये क्या हो सकती है हड्डियाँ। तो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे जानवर जब मर जाते हैं और धीरे धीरे धूल करने से उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है तो ये अंदर चल छुप जाते हैं, वही होगा। वैसे भी ये घना जंगल है तो जानवर का होना तो बनता है। फिर भी मोहन कहता है नहीं, अगर ऐसी बात होती तो ज़रा ध्यान दो कि सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे नहीं निकली है, बाकी जितने लोगों ने यहाँ पे टेंट के लिए खुदाई की है सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी हड्डियाँ उड़े निकल रही है। कहते मतलब कुछ ये जगह शायद वही हो जिसे हमारे बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते आए हैं, जिसे गांव वाले कहते हैं कि घने जंगल के बीच में नरकलोक का द्वार है। मोहन की बातों सुनकर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं ऐसा है पर यहाँ पे नहीं, इससे और जंगल की गहराई में। मोहन कहता है कि कितनी गहराई हमें तो ये मालूम नहीं, पर आज हम यहाँ भी पहली बार आए कि हो सकता है ये वही जगह हो। तभी धीरे धीरे शाम होती है और लोग उस नदी से जल भर के अपने अपने घर वापस आते हैं और कुछ चावल पकाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने तो पानी भी पिया, सब तो सही है, अब तो सब कुछ ठीक है,
तभी अचानक धीरे धीरे कुछ देर बाद वो नदी लाल दिखने लगती है। लोग कहते हैं कि हमें कुछ ध्यान देना चाहिए, वो नदी जहाँ से मैंने पानी उठाया है वो लाल हो गया है। पर लोग कहते हैं हमारी मटकी का पानी तो अब तक सही है। कहते पता नहीं, पर नदी धीरे धीरे और गाढ़ा लाल होता जा रहा है और कुछ देर बाद वो पूरा पानी लगभग रात के 10 बजे सूख जाता है और नदी से धुआं निकलता है और सारी मिट्टी काली पड़ी होती है और बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं होता उस नदी में, जैसे कि वो नदी जो उनके गांव से बह के आया था। अब ये तो वही बात हो गई जिनका डर था कि गांव के लगभग मोहन को छोड़ के सभी ने वो जल पी लिया था। और जैसा कि आपको पता है, वो जल पीने के बाद लोग उनकी खून सीधा नदी पे गिर जाती है और वो गायब हो जाते हैं। और शायद ऐसा ही होने वाला 2-3 घंटे बाद अब लोग रोने लगे, पीटने लगे कि अब क्या करें, हमने वो जल पी भी लिया है और शायद ये वही नदी है। शायद हमने मोहन की बात अगर माना होता तो ऐसा ना होता। पर खैर, मोहन कहता है मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था और अब मुझे भी डर लग रहा है जो तुम्हारे साथ होने वाला है ये सुनकर। पर अब करे तो करे क्या, कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। और यहाँ से अगर हम गांव की ओर जाते हैं तो शायद लगभग 48 घंटा लग जाए, लोग कहते हैं। और वैसे भी 48 घंटे बाद भी ना हमने खाना खाया सुबह से ना कुछ, और 48 घंटा हमारे पास टाइम ही क्या है, मात्र 2 घंटे। गांव वाले सब रो रहे थे, पीट रहे होते हैं। और इसी बीच तभी अचानक गांव से की ओर से 2-3 पंडित को आते हुए देखते हैं गांव वाले। उनको लगता है शायद ये गांव वाले भी हमारी तरह ही जंगल की ओर आ रहे हैं ये भुखमरी से बचने के लिए। और तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो हम उसलिए नहीं आ रहे। हम तुम्हारी इस करतूत जो तुम्हारे साथ हो चुका है हमें अच्छे से पता है। तभी वह पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि ये नदी तुम्हें आसानी से छोड़ देगी? क्या तुम्हें पता नहीं कि नदी हर साल 500 लोगों की बलि लेती है? अगर वो सिंपल रहता तुम्हें पता चल जाता, पानी देख करके तुम यहाँ पे नहीं पीते और ना यहाँ आते। पर ये नदी लोगों को देखकर अपना रूप बदलती है और ऐसा रूप बदलती है कि लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करती है। तुम्हारे साथ इसने छल किया है। ये नदी को पहले से पता था, ये नदी तुम्हारे गांव से होकर गुजरी थी। इसने तुम्हारी सारी गांव वालों की सारी बातें सुन रखी थी। इसे पता था कि तुम जंगल में कहाँ जाने वाले हो। ये नदी का छोर इस जंगल के हर एक कोने से गुजरी हुई है और इस नदी ने तुम्हारे साथ छल किया। इसने अपना रूप बदल दिया और तुम इसकी ओर आकर्षित हो गए। पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो 2 घंटे बाद, वो तुम्हें साफ पता है। तो गांव वाले कहते हैं कि इससे बचने का कुछ तो उपाय होगा, आप हमें बताइए। गांव वाले कहते हैं इससे कुछ तो बचने का उपाय होगा, हमें ज़रूर बताइए, जल्दी बताइए। और उनके पैर में सब गिर जाते हैं। वो कहते हैं इससे बचने का एक ही उपाय है। इस नदी में लोग कहते हैं कि इस नदी में कहीं एक जगह क्लश है और वो 1 नहीं 2 नहीं, जितने लोग हर साल मरते हैं 500 लोग। और ये नदी लगभग अपना काम हज़ारों साल से कर रही है। मतलब सिंपल है, इस पूरी नदी में लाखों क्लश हैं। अब हमें इस लाखों में से किसी एक को ढूंढना है और उसको मुझे देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक हवन करेंगे, उस हवन में इसको फेंकना है ताकि वो सब जल जाए। और हवन के बाद जो लकड़ियाँ बचेगी, जो कोयले, वो सारे लोगों को तुम एक करके तुम खा लोगे। उसके बाद तुम्हारा जो कुछ भी तुम पे असर होने वाला है वो लगभग 1 सप्ताह के लिए टल जाएगा। ये ख़त्म तो कभी नहीं होगा, ये टल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हमें वापस एक पवित्र नदी जो गंगा है उसमें तुम्हें डुबकी लगाना पड़ेगा। 1 सप्ताह के टाइम मिलेगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि एक बुराई नदी, एक काली नदी, एक खूनी नदी को एक पवित्र नदी ही बचा सकती है, उसमें उसका असर तोड़ सकती है। क्योंकि अच्छाई का शक्ति बुराई से कई ज़्यादा होती है। तो बस
मेरी बातें जैसे मैंने कहा वैसा आप लोग जल्दी से करो और जल्दी से वो कलश को ढूंढो। और तभी गांव वाले उस नदी में उतरने वाले होते हैं कुदार लेकर के, और तभी उसका जल वापस से उभरने लगता है और गांव वाले पीछे आते हैं। तभी अचानक वो कहते वाह वाह वाह, यहाँ तो जल वापस पानी ऊपर आ रहा है। वो कहते हैं वो जल देगी, वो तुम्हें डायरेक्ट इतनी आसानी से वो ढूंढने नहीं देगी, क्योंकि कलश ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। लगभग 1 फीट की नदी के नीचे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिल ही जाता है। इतना लोग आज तक यहाँ पे नदी में मरे हैं। तुम्हें जिसे तैरना आता है वो जाए और वही कीचड़ में ढूंढे किसी तरह। ये नदी अपना प्रकोप ऐसे दिखाती रहेगी। लोग कहते हैं 2-3 लोग, ठीक है बाबा हम जाते हैं। कहते हैं बस तुम्हारे पास 1.5 घंटा बचा है, जल्दी करो। और लोग कूद जाते हैं और नदी के पानी में बस नीचे और तैर रहे होते। उनको क्लियर दिख नहीं रहा होता क्योंकि पानी पूरी लाल होती है। और तभी अचानक एक इंसान रामू को वो कलश मिल जाता है और वो कलश लेकर बाहर आता है और कहता है बाबा ये। बाबा कहते हैं हाँ बिल्कुल यही। और बाबा वहाँ पे आग जला होते हैं। कहते सारे गांव वाले यहाँ पे आके एकजुट होकर जल्दी से बैठ जाओ। और सारे लोग एकजुट होकर बैठ जाते हैं। तभी बाबा अपना काम स्टार्ट करते हैं और वो हवन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लगभग 10 मिनट बचा होता है और तभी सारे लोग को जिसका इंतजार था वो कंप्लीट होता है और सभी लोग वो कोयले को खा लेते हैं। अब लगभग उनके पास 1 सप्ताह टाइम आ चुका था और वो जल्दी से सारे सामान छोड़ करके वहाँ से दूर उस नदी की तलाश में निकलते हैं जो हमारा पवित्र नदी गंगा है। यह सारी पाप धुलती है तो लोग उसकी ओर जल्दी से भागने लगते हैं। लोग कुछ ही दिन बाद वहाँ तक पहुँच जाते हैं और बच जाते हैं। पर तभी वापस एक दिन बाबा फिर से मिलते हैं और सभी लोग कहते हैं कि बाबा आपने हमारी जान बचा ली। बाबा कहते हैं कि लगभग 1 महीने के बाद तुम लोगों से मिल रहा हूँ, तुम बच तो गए पर रह कहाँ रहे हो। वो कहते हैं कि बाबा अब तक हमारा कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, बस ऐसी दर बर दर भटक रहे हैं। पर हम ये पूछना चाहते हैं कि वो नदी का कोई ऐसा असर आपके पास नहीं है जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वो कहते हैं ऐसा असर नहीं है, बस हमें बुराई से दूर रहना है, उस नदी से दूर, वही इसका इलाज है। और ये कहानी फिर से स्टार्ट होती है लगभग 20 साल बाद, जब ऑस्ट्रेलिया के एक विज्ञान खोजपरक विज्ञान जिसको पुरानी हिस्ट्रिकल हॉरर हॉन्टेड प्लेस का वो जायजा लेता है, पता करता है, उसकी उपन्यास मैगजीन में छापता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आकर के वो ढूंढ रहा होता है, पता कर रहा होता है कि आखिर वो नदी कहाँ पे है, क्योंकि ये नदी के बारे में ये काफ़ी चर्चित हो चुका था। कहीं उसके कानों में कहीं से ये सुनने को आया था। उसको पता नहीं था कि फिक्स ये जगह कहाँ पे है, बस वो विज्ञान उसे ढूंढने लगा। तभी अचानक वो जंगलों में भटक रहा था और तभी आखिर एक जंगल के बाहर जैसे ही निकला उसे एक गांव दिखा, जो गांव लग रहा था काफ़ी सालों से सुनसान और बंजर पड़ा था। वो गांव देखकर वो हैरान हो गया कि इतना बड़ा गांव, इतने सारे लोग यहाँ रह सकते हैं, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक पंछी का परिंदा तक नहीं। पर क्यों? तभी अचानक वो ये भी देखता है कि गांव के जस्ट बगल में एक नदी बही हुई है जो काफ़ी छोटी और काली प्रतीत हो रही है। और तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है कि कहीं ये तो वही नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, और आज इस कारण मेरे 5 साल हो चुके हैं, शायद मैं उस मकसद में पहुँच गया हूँ। और तभी वैज्ञान वो सोचता है कि कहीं ये नदी वही तो नहीं, और वह इसके पता करने के लिए वो पहले उस गांव के बगल वाले गांव जाता है और कहता है, एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि चाचा जी ज़रा बता सकते हो कि ये जो नदी है जो उस गांव से आपके गांव के बगल से गुजरी है, वो गांव कहाँ पे और वो गांव कौन सा है और वो नदी सूखी क्यों है?
तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा तुम शायद नए आए हो क्या? तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता? वो कहता है कि नहीं, मैं एक विज्ञान हूँ, मैं हॉरर हॉन्टेड प्लेस के सब जायजा लेता हूँ कि लोग कितने अंधविश्वास में हैं और कितनी सच्चाई। कहता है तो फिर तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे कि तुम आजकल के लोग हो। जब तक तुम खुद अपने आंखों से कुछ होता देखो ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा तुम ये सारी बातें खुद पता करो। ऐसी बातें सुनकर वो बहुत हैरान होता है। वो कहता है, एक गांव वाला कोई भी ठीक से आंसर देने के लिए जब है क्यों नहीं, कोई भी ठीक से मेरे बातों का जवाब देता क्यों नहीं। और वापस वही गांव आता है। काफ़ी देर उस नदी के किनारे बैठने के बाद कई सारी वीडियो रिकॉर्डेड फ़ोटो क्लिक होती है। उसके बाद उस मिट्टी को उठा करके वो देखता है और टेस्ट करता है केमिकल वगैरह से कि आखिर इस मिट्टी में क्या उर्वरक शक्ति है या नहीं। और जब चेक ही कर रहा होता है, तभी अचानक उस मिट्टी धीरे धीरे गर्म हीट होने लगती है और कुछ देर बाद वो मिट्टी फिर रेड हो जाती है। वो इतना गर्म हो जाती है मिट्टी की, वो उसको साइड कर देता है, छोड़ देता है कि अचानक ये मिट्टी इतनी हीट क्यों हो रही है। और तभी वो जल्दी से मिट्टी हाथ से झटक करके उस नदी में चले जाती है और कहीं उस मिट्टी मिल जाती है। वो कहता है, ये कैसी बात हुई? अचानक ये सब होता ही रहता है कि धीरे धीरे सूरज डूबने वाला होता है और शाम हो जाता है और वो विज्ञान उसी गांव के एक मंदिर में बैठ जाता है। वो विज्ञान मंदिर में बैठ के सब देख रहा होता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक धीरे धीरे करके पूरा अंधेरा हो जाता है और लगभग 2-3 घंटे बाद रात के 9 बजे एक तेज आवाज़ आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस नदी में तेज पानी आने वाली है या फिर आ रही है। जल्दी से वहाँ से वो कूदता है और विज्ञान नदी किनारे जाकर देखने लगता है तो उसे पानी का एक बूंद भी उसमें दिखता नहीं। वो कहता है कि अभी मैंने पानी की साउंड सुनी और यहाँ पे पानी नहीं, तो पानी आग किधर से रहा है। तभी उसे ध्यान जाती है उन नदी के तल पे, जहाँ पे ज़मीन के नीचे से हल्की हल्की पानी की बूंदें निकल रही थी और नीचे से पानी धीरे धीरे 1 फीट 2 फीट फिर 3 फिर 4 ऐसे करके पूरा नदी भर जाती है। वो कहता है, ये तो चमत्कार है, ये तो कुछ अलग ही देखा मैंने कि पानी नीचे से आकर के और नदी में भर रहा है। अक्सर पानी की धारा दूर से कहीं से बह के आती है। वो ये देख कर सोच ही रहा होता है कि तभी वो पानी धीरे धीरे फिर से ज़मीन के नीचे सोख लेती है और पानी ज़मीन के नीचे चली जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे आंखों के सामने। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी कुछ देर बाद वो नदी वापस से हीट हो जाती है और धीरे धीरे वो पानी भाप बन के उड़ने लगती है। वो कहता है, ये नदी इतनी गर्म कैसे हो गई और ये भाप बन के निकल के आ रही है। और धीरे धीरे वो नदी पूरी काली हो जाती है। तभी अचानक वो दूर में नजर आती है कि हल्की हल्की पानी बहने की, और धीरे धीरे पानी बह रही होती है, मानो बहुत ही थोड़ा, और वो पूरी लाल थी। उसने विज्ञान ने अपने परीक्षण के द्वारा इतना सुना था कि वो नदी में पानी नहीं बल्कि खून बहता है, और ये शायद आज उसने अपने आंखों से देख भी लिया। ये मंजर बहुत ही डरावना था। वो डर रहा था और जल्दी से वो दौड़ के वो मंदिर पे चढ़ जाता है। वो सोचता है कि गांव वाले तभी शायद कुछ बता नहीं रहे थे। ये सच में बहुत भयानक मंजर है। और कुछ ही देर बाद लेखक को आवाज़ सुनाई देती है एक विस्फोट की, कि कहीं कुछ ब्लास्ट हुआ। और ध्यान से देखता है कि नदी में काफ़ी तक पानी ऊपर आ चुका है और ये पानी धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचने वाली है। और धीरे धीरे ये पानी मंदिर के सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। काफ़ी डरावना मंजर होता है ये। लेखक विज्ञान उपन्यास और मैगजीन के ख्याल छोड़ करके
अब रिकॉर्डेड कैमरा फेंक करके वह जल्दी से अपने बाइक की ओर दौड़ता है और तभी उसका पैर उस पानी में पड़ जाता है। वह जैसी बाइक पे बैठता है और किक मारना चाहता है तो उसका पैर काम नहीं करता, और जब अपने पैर की ओर देखता है तो उसका पैर गायब होता है, मानो उस जल में उसका पैर जल गया हो, मानो एसिड हो। और वह धीरे धीरे देखता है कि इसका शरीर धीरे धीरे करके पूरा शरीर जलने वाला है। और जब अचानक ये सोच करके वो बेहोश हो पड़ता है, और जब नींद खुलती है तो अपने को बेजान सुन पाता है। और वो जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो अपने आप को जब देखता है तो पूरा शरीर गायब होता है, मात्र बाइक के सीट पे उसका गर्दन रखा होता है। मतलब साफ था कि धीरे धीरे करके उसका पूरा शरीर जल चुका था, समाप्त हो चुका था वो जल के कारण। और लगभग 1 घंटे के बाद उसका वो बचा हुआ सिर भी गायब हो जाता। ये मंजर लाइफ में पहली बार उसने देखा था, और ये दिन भी उसका आखिरी था। और जो उसके साथ हुआ, ये कहानी तब पता चली लोगों को जब सुबह लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बाइक खड़ा हुआ देखा, और उस बाइक पे आधा माथा पड़ा हुआ था, मानो आँख के ऊपर का हिस्सा बस। और ये देख करके वो समझ गए कि आज भी किसी का अंत हुआ है इस नदी के कारण। ये सोच के गांव वाले बात कर रहे होते हैं कि हे भगवान, ये कैसी लीला है। और ये नदी आज तक लोग कहते हैं कि एक जगह पे है, लोगों को कंफर्म नहीं पता कहाँ पे है। और ये हादसा भले ही कम हो गया हो पर नदी आज भी है। ये जल का पानी आज भी लोग नहीं पीते, भले ही नदी का रूप काफ़ी छोटा हो गया हो पर ये है। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। एक कहानी एक ऐसी नदी की जो सच का पर्दाफाश करती है, एक बुराई का प्रतीक, एक ऐसी नदी जो लोग कहते हैं एक घने जंगल के अंधेरे से निकलती है और जहाँ पे समाप्त होती है, जहाँ पे बुराई का अंत होता हो। खैर, ये सिलसिला अब भी जारी है। आप भी किसी भी नदी के सामने जाने से पहले उसके बारे में ज़रूर पता करें। ये नदी कहीं भी कभी भी आपके सामने अनजान एक छोटा रूप लेकर आ सकती है, पर अक्सर ये नॉर्मल छोटा दिखने वाला छोटा नहीं होता। वो अपना खुद ऐसा रूप बना करके आपको अपने ओर खींचती है, वश में करती है, अपनी सुंदरता से मोहती है, पर इसका जल उतना ही आपके लिए हानिकारक और दुष्ट परिणाम हो सकता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं एक और नई भूतिया कहानी लेकर के आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर भैया जी पे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारे इंस्टा आईडी यूट्यूबर भैया जी को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे न्यू स्टोरी की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो गाइस, मिलता हूँ एक और कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।